नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा राणा आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ विजन में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसका नाम सुनते ही हर कोई डर जाता है। क्या है वो ग्रह और कौन सा है वो ग्रह? वो ग्रह है राहु। क्या हमारा डर सच है? इसी बारे में आज हम बात करेंगे हमारी एस्ट्रोलॉजर अंजू जी से, और वो हमें बताएंगी कि क्या ये जो राहु का डर है ये सच है। नमस्कार अंजू जी। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार दोस्तों। जैसा पूजा जी ने बोला राहु ग्रह के बारे में कि सब राहु का नाम सुनते ही डर जाते हैं, ये सच है कि राहु एक ऐसा ग्रह है जिसका नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक डर आ जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी राहु ग्रह क्या है और राहु की महादशा के बारे में। राहु की महादशा बहुत लंबी होती है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे राहु ग्रह और उसकी महादशा के बारे में, क्यों वो हमें इतना डराता है। सबसे पहले अंजू जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मैंने सुना है कि राहु जो ग्रह है ये कंप्लीट ग्रह नहीं है, मतलब इसे छाया ग्रह के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ठीक। पर क्या है छाया ग्रह? हमें सबसे पहले तो यही बताइए। ठीक है, तो मैं अभी आपको राहु के बारे में सब कुछ बताऊंगी, उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी कि राहु ग्रह को हम छाया ग्रह क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप सब जानते होंगे हमारे टोटल 9 ग्रह हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं ग्रहों के बारे में भी बता देती हूँ, है ना। सबसे पहला ग्रह है हमारा सूर्य, बिल्कुल। फिर चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति जिसे हम वीरवार के नाम से ही बोलते हैं, गुरुवार भी बोलते हैं, बृहस्पति, फिर शुक्र, शनि। ये हो गए हमारे टोटल 7 ग्रह जी। अब आते हैं शनि के बाद राहु और केतु। राहु और केतु एक्चुअल में इनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। ओके। जैसे हमारे बाकी सब ग्रह हैं, 7 ग्रह, इनकी एक फिजिकल प्रेजेंस है। हाँ, जिन्हें हम डेज के नाम से भी, मतलब यस, जिन्हें हम दिनों के नाम से भी कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे आपको पता ही है कि अगर हम सूर्य की बात कर रहे हैं, सूर्य ग्रह की, तो वो हमारा रविवार हो जाता है, संडे। बिल्कुल। चंद्रमा की बात करते हैं तो वो मंडे, मून, ठीक है। और फिर आता है हमारा मंगलवार। मंगलवार को मंगल ग्रह, बुधवार को बुध ग्रह, वीरवार को गुरु ग्रह बृहस्पति, ठीक है। और फिर शुक्रवार को शुक्र ग्रह, शनिवार को शनि ग्रह। तो ये 7 दिन हमारे हो गए, 7 ग्रह हो गए। अब बचे हमारे 2 ग्रह, राहु और केतु। बिल्कुल, ठीक है। एक्चुअल में राहु केतु चंद्रमा की 2 नोड है, इसीलिए इसे चंद्रमा के साथ बहुत ज्यादा जोड़ा जाता है। और राहु केतु को शनि देव का, शनि ग्रह का 2 चेले भी कहा जाता है। माना जाता है शनि राजा है और राहु केतु इनके 2 सेनापति हैं। तो शनि से जुड़ गए, इसलिए शायद थोड़ा डर ज्यादा बढ़ गया। मैं अपनी अगली वीडियो में ये बात बताऊंगी कि शनि देव के साथ राहु केतु कैसे जुड़े हुए हैं। हाँ, क्यों जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ा जाता है इन्हें, और क्यों इन्हें कहा जाता है ये उनके सेनापति हैं। आज के वीडियो में हम राहु के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, ठीक है। तो जैसा आपने बोला कि राहु छाया ग्रह है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, जिससे आपको राहु ग्रह को समझना आसान हो जाएगा कि राहु ग्रह क्या है। इसके लिए हम चलते हैं वापस अपनी पौराणिक कथा में, माइथोलॉजी स्टोरी में। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। आप सब जानते हैं समुद्र मंथन हुआ था जी। समुद्र मंथन में देवताओं और राक्षसों, जो भी चीजें समुद्र मंथन से निकली थी वो सब देवताओं और राक्षसों के बीच में बटी थी, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं हम जाएंगे। अब वहां से समुद्र मंथन के समय अमृत निकला था, और वो अमृत किसके हिस्से में आया था? राक्षसों के हिस्से में। अब जो भी वो अमृत पी लेता वो अमर हो जाता। बिल्कुल, ठीक है। इसीलिए जितने भी देवता हैं उन सब ने मिलकर ये योजना बनाई थी कैसे अब राक्षसों से ये अमृत हासिल किया जाए। हाँ बिल्कुल, राक्षसों को तो दे ही नहीं सकते थे अमृत। हाँ, तो राक्षसों के हिस्से में ये अमृत आ गया। अगर राक्षस ये अमृत पी लेते तो वो अमर हो जाते। बिल्कुल, जो भी ये अमृत पीता उसने अमर हो जाना था, ठीक है। और ये आया कहाँ, किसके हिस्से?
राक्षसों के, जो कि हमारी सृष्टि के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था, नहीं था बिल्कुल, है ना। लेकिन सही मायने में ये हिस्से तो हम राक्षसों के आ गए ना। लेकिन अब देवताओं ने ये योजना बनाई कि अगर ये अमृत उनके हिस्से चला जाता है और वो पी लेते हैं, फिर तो पूरी सृष्टि का ही नाश हो जाएगा बिल्कुल, और सारे राक्षस अमर हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारे विष्णु भगवान जी ने मोहिनी रूप धारण किया। ठीक है। मोहिनी रूप धारण करके उन्होंने राक्षसों को थोड़ा भ्रमित किया, अपने जाल में फंसाया। उनमें बुद्धि तो इतनी होती नहीं थी, है ना। तो विष्णु भगवान जी ने उनको भ्रमित करके उनकी बुद्धि से थोड़ा सा खेल के हाँ। तो उनको ये बोला कि हम ये अमृत देवताओं को भी देंगे, उनको थोड़ा सा नीचा दिखाने के लिए कि हमारे हिस्से आया है। अपने अकॉर्डिंग उन्हें थोड़ा सा समझा बुझा के ये उनके दिमाग में डाल दिया। तो अब एक सभा में देवता और राक्षस दोनों बैठे। अब उन राक्षसों में एक राक्षस था जो बहुत बुद्धिमान, मतलब बहुत चालाक था। बुद्धिमान तो नहीं कह सकते राक्षस लेकिन बहुत चालाक था। तो उसने इस चीज को नोटिस किया कि विष्णु भगवान जी जिन्होंने मोहिनी रूप धारण किया हुआ है, वो अमृत चालाकी से देवताओं को पिला रहे हैं। तो स्वर भानु उसका नाम था राक्षस का। स्वर भानु को जैसे ही ये चीज समझ में आई, उसने चालाकी से क्या किया, देवताओं की लाइन में जाके बैठ गया। भेष बदल के, भेष बदल के देवताओं का भेष लिया। उसने चंद्रमा का रूप ले लिया था। अभी इससे आपको पता चलेगा सूर्य और चंद्र ग्रहण का, कि राहु सबसे ज्यादा कष्ट हमें सूर्य और चंद्रमा के साथ देते हैं। और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, ये चीज भी अभी आपको पता चल जाएगी कि क्यों राहु सबसे बड़ा दुश्मन सूर्य और चंद्रमा का है, और उन्हीं की अंतर्दशा में सबसे ज्यादा कष्ट आता है। तो हम कहाँ थे, वो उनके चंद्रमा ने, हाँ, चंद्रमा का रूप लेके वो देवताओं के जाके बीच में बैठ गए। और जैसे ही मोहिनी रूप में विष्णु भगवान जी उसे अमृत पिलाने लगे, सूर्य चंद्रमा ने ये चीज देख ली कि ये तो राक्षस है, स्वर भानु है। उन्होंने जाके विष्णु भगवान को ये शिकायत लगा दी उसकी कि ये देव नहीं है, इसने ये हमारा रूप धारण किया है। और इस जैसे अब तब तक विष्णु भगवान जी उसको अमृत का पान उन्होंने थोड़ा सा करवा दिया था। जैसे ही उसे अमृत पान करवाया, इधर से उन दोनों ने रोका, बताया, विष्णु भगवान जी ने उसकी धड़ अलग गर्दन काट दी। गर्दन काट दी। गर्दन काटते ही स्वर भानु के दो हिस्से हो गए, एक बना सिर और एक बना नीचे का हिस्सा धड़। क्योंकि अमृत तो अंदर जा ही चुका था, तो मतलब अमर वो हो ही गया। यस, ये हुआ, अमृत उसके अंदर जा चुका था, जिसकी वजह से उसके दो हिस्से तो हो गए, लेकिन वो फिर भी अमर हो गया। उसके दो हिस्से अलग अलग मतलब अमर हो गए, दो हिस्से अलग अलग हो गए, और वो बना स्वर भानु एक राक्षस, जिसको काटा उसके बने दो हिस्से। जो उसका गर्दन सिर वाला हिस्सा था ये बना राहु, और नीचे का जो हिस्सा था ये बना केतु। और ये हो गया अमर। ठीक है, यहां से निकले राहु केतु। इसीलिए ये सबसे ज्यादा जो परेशानी देते हैं वो सूर्य और चंद्रमा के टाइम पे देते हैं, उनकी अंतर्दशा में देते हैं। ठीक है, इसीलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगाते हैं। सबसे कष्टदायी टाइम होता है वो। और इसीलिए इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इनका ना शरीर नहीं है कोई। ठीक है, ये सिर्फ छाया ग्रह है। अब हम बात करेंगे राहु। जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर का हिस्सा बना राहु। राहु तो राहु का ना बॉडी नहीं है, नीचे का हिस्सा नहीं है। वो हमारे कहाँ पे इफेक्ट करता है, गर्दन, सिर में। सिर में वो यहाँ आके बैठता है हमारे माइंड पे। ओके। तो राहु की दशा जब आएगी तो सबसे ज्यादा उस टाइम पीरियड पे इंसान के माइंड पे हावी होता है वो। ठीक है, अब चलते हैं राहु की महादशा के बारे में। अभी मैंने थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दे दी राहु ग्रह के बारे में कि राहु ग्रह क्या है।
अब महादशा के टाइम पे ये हमारे ऊपर कैसे इफेक्ट डालता है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं राहु की महादशा कितने टाइम की होती है। राहु की महादशा होती है 18 साल की। बहुत लंबा पीरियड है। बहुत लंबा पीरियड है। तो 18 साल तक अब आपके दिमाग पे एक राक्षस का इफेक्ट है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया राहु एक राक्षस है। अब इस महादशा के दौरान आपके साथ क्या क्या होता है, क्यों ऐसा बोला गया है कि राहु की महादशा का नाम सुनते ही हम डर जाते हैं, या ये हमें क्यों डराता है। और यहां मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, राहु को कलयुग का राजा भी बोला जाता है। हाँ, मैंने भी सुना है कि पैसों के लिए आप इस राहु सबसे ज्यादा इफेक्टिव है कलयुग में। 9 ग्रहों में से सबसे ज्यादा जो आपको पैसा देता है, हाँ, फर्श से जो आपको अर्श पे लेके जाता है, वो राहु ही है। ये कलयुग, इस कलयुग में राहु का ही बोलबाला है। अब आप इसे कैसे रिलेट करेंगे कलयुग के साथ। सबसे ज्यादा अब की जनरेशन में हम क्या यूज कर रहे हैं, फोन। हाँ, फोन। फोन राहु है। राहु कैसा ग्रह है, जो कुछ भी देता है अचानक। इलेक्ट्रिसिटी राहु है। कोई भी इलेक्ट्रिक चीज होती है, उसको जब हम प्लग से लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, एक ही दम उसके अंदर करंट आता है। जितना भी आपका घर का सामान है इलेक्ट्रिक, वो सब राहु है। अब इस कलयुग में सबसे ज्यादा काम किस चीज से हो रहे हैं, फोन से, इलेक्ट्रॉनिक सामान से ही सबसे इलेक्ट्रॉनिक चीजों से हो रहे हैं। अपनी जिंदगी को हमने आसान बनाने के लिए रोज एक नया इलेक्ट्रॉनिक हम अपने घर और अगर हम पहले के टाइम में देखें तो शारीरिक मेहनत ज्यादा थी। अब अगर हम देखें तो सारा स्मार्ट वर्क हो रहा है। ये स्मार्टनेस राहु है। ठीक है। जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, बड़ी बड़ी रिसर्च हुई है, रिसर्च भी कौन करवाता है, राहु। हाँ, ये बताते हैं कि अगर इसकी पोजीशन अच्छी है तो ये आपको एक अच्छा रिसर्चर बनाता है। राहु राक्षस जरूर है, लेकिन अगर कोई इसके नेगेटिव इफेक्ट को काबू कर ले तो ये आपको बड़े पॉजिटिव इफेक्ट भी देता है। बस राहु को काबू करना आना चाहिए। राहु को काबू कैसे करना है, वो चीज हमें पता होनी चाहिए। इसकी पोजीशन भी शायद आपकी कुंडली की, जो राहु की पोजीशन है, वो भी शायद इस पे इफेक्ट करती होगी, क्योंकि वो बिल्कुल करती है। हमारी कुंडली के टोटल 12 घर है। बिल्कुल। उनमें से राहु 3 घरों में बहुत अच्छा माना जाता है, 3, 6 और 11। ओके। तीसरा घर बुध का है, छठा घर भी बुध का है, 11वां घर शनि का है। शनि का ये चेला है, इसलिए शायद शनि के साथ अच्छा। तीसरा घर जो है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के साथ राहु को सबसे अच्छा माना जाता है। राहु बुध कॉम्बिनेशन कुंडली में सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? तीसरा घर हमारा किस चीज का है, मेहनत का, पराक्रम का। बिल्कुल। बुध है तो बुद्धि का, कम्युनिकेशन का। वहां क्यों राहु ग्रह को अच्छा माना जाता है? क्योंकि जब मेहनत कौन करवाएगा आपसे, कोई सॉफ्ट प्लैनेट वहां आ जाएगा तो आप मेहनत नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। कोई ऐसा हार्ड प्लैनेट वहां आएगा, मैलेफिक प्लैनेट आएगा, तो उसको तीसरे घर में अच्छा माना जाता है। राहु से ज्यादा मैलेफिक कौन सा प्लैनेट है? राहु सबसे ज्यादा मैलेफिक प्लैनेट माना जाता है। तो राहु जब इस घर में आता है तो ये आपके मेहनत को बढ़ा देता है। आपके दिमाग में हर वक्त एक ही चीज आएगी, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। मेहनत के लिए हमें क्या चाहिए? जोश। और वो जोश कहां से आएगा? राहु देगा। हाँ, तो वही मतलब पोजीशन अगर अच्छी है
तो और उसके बुध क्या है? effects आएंगे। बुद्धि। हम्म, बुध को राहु का बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। तो इसीलिए राहु बुध जब इकट्ठे होते हैं ना, तो बुद्धि आपकी कैसी हो जाएगी? बहुत स्मार्ट। आपने देखा होगा आईआईटी या बहुत सी ऐसे, अब रिसर्च कौन करेगा? हाँ, जिसकी बुद्धिमान, बुद्धि बहुत अच्छी होगी बहुत अच्छी होगी, बिल्कुल। वही कर पाएगा ना रिसर्च। और मेहनत, रिसर्च करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? बहुत मेहनत। वो मेहनत कौन देगा? राहु। राहु। बुद्धि बुध से मिली। तो जब ये कॉम्बिनेशन आपकी आप चेक करना, आपकी किसी की भी कुंडली में अगर राहु बुध का कॉम्बिनेशन है तो वो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे होंगे और उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए होंगे। ये ग्रह आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही करके जाएगा। किसी भी हालत में इसे बुरा नहीं माना जाता, किसी भी कंडीशन में इसे बुरा नहीं कहते। राहु बुध युति द बेस्ट युति है। राहु बुध कंजंक्शन या युति बहुत अच्छी मानी जाती है। अब चलते हैं छठे घर पे। छठा घर, जैसा आपको पता है कुंडली के टोटल 12 घर है। बिल्कुल। सूर्य चंद्रमा को एक एक घर मिला हुआ है। उसके अलावा हमारे जितने भी ग्रह हैं उन सबको दो दो, राहु केतु तो आपको पता है उनका अपना कोई घर नहीं है। वो सबके घरों पे जाके कब्जा कर लेते हैं। वो बिन बुलाए मेहमान है, राक्षस है ना। वो मेहमान है जिनको हम बुलाते नहीं है, खुद से आ जाते हैं। तो ये हमारी कुंडली के 12 घरों में कब्जा करके बैठते हैं और फिर ये जिस घर में बैठते हैं ना उसी के हिसाब से रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं। तो वापस चलते हैं छठे घर पे। छठा घर कुंडली का फिर से बुध का घर है। और छठा घर किस चीज का है? लिटिगेशन, कोर्ट केस, बीमारी का और गुप्त शत्रु। आप में से जिसकी भी कुंडली के छठे घर में राहु बैठा होगा उसके गुप्त शत्रु भी बहुत होंगे। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है? सबसे अच्छी बात क्या है? राहु आपको गुप्त शत्रुओं पे विजय दिलवाएगा। अगर छठे घर में आप चेक कीजिए, अगर आपकी कुंडली के छठे घर में राहु बैठा है, धीरे धीरे आपके शत्रु खुद खत्म होते जाएंगे। ये है राहु का पॉजिटिव इफेक्ट छठे घर में। शत्रुओं पे विजय दिलवाएगा। अब अगर कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस में भी आपको विजय दिलवाएगा। वो भी तो आपके शत्रु हो गए ना। हाँ, कोर्ट केस शत्रु हो गए ना आपके, बिल्कुल, तभी केस हुआ ना। बिल्कुल। तो वहां भी ये विजय दिलवाएगा। अल्टीमेटली छठे घर में राहु ग्रह को बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि वहां पे वापस वो बुध का घर है, इसके बेस्ट फ्रेंड का घर है, वहां ये बड़ा कंफर्ट है। ठीक है, तो छठे घर में राहु को बहुत अच्छा माना जाता है। और फिर वापस अगर ये छठे घर में राहु और बुध बैठ भी जाए इकट्ठे, कंजंक्शन में हो, सोने पे सुहागा। या तीसरे घर में अगर राहु बुध इकट्ठे बैठ जाए कंजंक्शन में, तो इसको भी हम सोने पे सुहागा कहेंगे। हाँ, छठे घर बीमारियों का भी घर है, तो वहां पर आपको ये थोड़ी सी परेशानियां जरूर देगा क्योंकि छठे घर से हमारी बीमारियों की शुरुआत होती है। छोटी बीमारियों का घर कहते हैं। छोटी बीमारियों का घर कहते हैं। कोई भी जब हमें बीमारी लगती है तो वो वहां से उसकी शुरुआत होती है। और अगर आपका राहु पॉजिटिव है, छठे घर में राहु पॉजिटिव ही होता है, और अगर वहां पर राहु ही बैठा है तो ये आपको उस पे भी विजय दिलवाएगा कि आप ठीक हो जाओगे। आप ठीक हो जाओगे। ठीक है। तो तीसरे और छठे घर में राहु की सबसे अच्छी पोजीशन मानी जाती है।